गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ने से पहले हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनका उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत आदि कहानियां हमें देखने को मिलती है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मार्ग क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब हम प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ने से पहले उसमें आए कुछ शब्द अर्थों के बारे में जान लेते हैं। उपहास, खिल्ली उड़ाना, मजाक करना, आग्रह, पुनः पुनः निवेदन करना, कलेश, दुख, तकादा, तकाजा, पन्हैया, देसी जूतियाँ, बिसरना, भूल जाना, नेम, नियम, धर्म, कर्तव्य, बंद, फीता, बेतरतीब, अव्यवस्थित, ठाठ, शान, बरकाकर, बचाकर। अब हम प्रेमचंद के फटे जूते पाठ की रूपरेखा के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जब लेख लिखा था प्रेमचंद जी ने, उन्होंने पाठ के बारे में बताया है कि किस प्रकार से लोग आजकल दिखावे की प्रवृत्ति को पसंद करते हैं, उन्हें केवल दिखावा ही अच्छा लगता है। जबकि परसाई जी इसमें बताना चाहते हैं कि प्रेमचंद को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे दिखावे से सदा दूर रहते थे। वो जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से थे। उनका दोहरा चरित्र हमारे सामने नहीं उभरता है। वो केवल अपना एक ही चरित्र लेकर जीते थे और सामान्य लोगों को प्रेरणा देते थे कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते पाठ। पाठ की शुरुआत इस फोटो के माध्यम से होती है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, प्रेमचंद जी बैठे हुए हैं, साथ में उनकी पत्नी बैठी हुई है और प्रेमचंद जी ने ये जो फोटो खिंचवाया है बिल्कुल सामान्य ढंग से खिंचवाया है। जैसा दिखाई दे रहा है कि सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पावों में कैनवस के जूते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जो उनका बाएं पैर का जूता है उसमें बड़ा छेद हो गया है, जिससे क्या हो रहा है, उनकी उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। मेरी अर्थात लेखक हरिशंकर परसाई, उनकी जो दृष्टि थी इस जूते पर अटक गई, क्योंकि उनके हाथों में एक प्रेमचंद का पुराना फोटो लग गया है। वो सोचते हैं फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे यानी कि साहित्यिक पूर्वज
तुम्हारा जूता फट गया और उंगली बाहर दिख रही है, ये यहाँ पे अब लेखक प्रश्न कर रहा है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा, जरा संकोच या झेप नहीं? अर्थात कहने का मतलब ये है कि लोग जो फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वो अपना ड्रेसअप बदल कर जाते हैं, अच्छे से कपड़े पहन कर जाते हैं, लेकिन लेखक यहाँ पर बिल्कुल सादगीपूर्ण से वहाँ बैठा है। तब उनको लगता है ऐसा कि फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास अर्थात मजाक है, व्यंग है। अब लेखक अपने आप से अपने मन में ही मन क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है कि जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब लेखक देख रहा है कि वो मुस्कुरा रहा है, खुद ने जूते फटे हुए पहने हुए लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। तो वो सोचता है कि शायद लेखक को फोटो खिंचाने का शौक नहीं होगा। उसकी पत्नी ने निवेदन किया होगा तो उसने कहा होगा चल सही, चल तेरी जैसी इच्छा वैसा कर लेते हैं, और वो फोटो खिंचाने आ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी अर्थात दुख की बात है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेज को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। कहने का तात्पर्य यह है कि जब लोग फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं तो किसी के जूते मांग लेते हैं, वर दिखाई के जाते हैं तो किसी का कोट मांग लेते हैं, और अपनी जब बारात निकालते हैं तो किसी से उधार की कार भी मांग लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। अब यहाँ पर लेखक ने किस किस प्रकार से व्यंग किए हैं जैसा आप में देख पा रहे हैं। तुमसे जूते ही नहीं मांगे बने, तुम फोटो का महत्व समझते ही नहीं हो। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने ऊपर परफ्यूम लगाकर जाते हैं ताकि उनकी फोटो बहुत सुंदर आए। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। अब लेखक कहना चाहता है कि प्रेमचंद की नजरों में टोपी की कीमत महत्व रखती थी, ना कि जूते की। अब लेखक अपनी तुलना भी लेखक से करने लगता है, प्रेम से करने लगता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर लेखक अपनी आर्थिक स्थिति को बताना चाहता है कि वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर है। अब आगे कहना चाहता है कि मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दे पर कुर्बान होने का कहने का मतलब यह है कि आज की जो संस्कृति है वो सिर्फ छिपाने का नाटक करती है, तो पर्दे के पीछे रहती है और अपना असली व्यक्तित्व समाज के सामने नहीं लाती है। अब आगे लेखक कहना चाहता है कि तुम्हारी व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय को खींचर गई? क्या सुदान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? ये सभी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास के पात्र हैं, होरी, हल्कू, सुजान भगत। तो इनका माध्यम बनाकर लेखक हमें बताना चाहता है। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया होगा। अब यहाँ पर माधो का जिक्र भी आता है, माधो भी उनका एक उपन्यास का पात्र है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, ये मेरी जनता के लेखक, यानी कि बताना चाहते हैं कि जो प्रेमचंद है, मेरी जनता के लेखक का प्रश्न पूछने पर वो बताना चाहते हैं कि प्रेमचंद जो हैं वो आम आदमी के कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में आम आदमी को माध्यम बनाकर अपनी कहानियां लिखी है। क्या तुम चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बनिया तुमसे पैसे मांगने आता होगा तो तुम दूर घूमने के बहाने चले जाते होगे, और जब बनिया चला जाता होगा तब तुम दूर चलकर वहां से आ जाते होगे। क्या इस कारण तुम्हारा जूता फट गया या घिस गया? अब फिर अगला उदाहरण लेते हैं वो कुंभन दास का। कुंभन दास जो थे उनको फतेहपुर के राजा बार बार बुलाया करते थे, तो उनको बड़ा गुस्सा करता और वो कहते थे कि जिनके आने जाने से दुख होता है और मेरा जूता भी घिस गया है, ऐसे को तो मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ। अब लेखक कहना चाहते हैं मुझे लगता है तुम किसी सब चीज को ठोकर मारते रहे होंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो लेखक था वह शोषक वर्ग के खिलाफ था। उसे जो शोषित वर्ग थे उसके ऊपर उनका बहुत दया रहती थी और वह शोषितों को न्याय दिलाना चाहता था, और अपने उपन्यास और अपनी कहानियों में शोषित वर्ग को माध्यम बनाकर अपनी कहानियों को लिखता था। और लेखक उनसे
हमेशा ही अपनी कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ उद्देश्य देने की कोशिश करता था। वो समाज को बदलना चाहता था, उसको उसे समाज बदलने की आदत सी पड़ गई थी और अपनी कहानियों में वह इसी प्रकार के पात्रों को लेता था। अब आगे लेखक कहना चाहता है, तुम समझौता कर नहीं सके क्या? तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वह नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति हो। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती है कि तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ, हाथ की नहीं पाँव की उंगली इशारा करते हो। अब यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि जिनसे प्रेमचंद नफरत करते थे उनको प्रेमचंद हाथों की उंगली से नहीं अपने पैरों की उंगली से इशारा कर कर बताते थे, अर्थात उनसे घृणा करते थे। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए हैं, तलवार घिसाए चले हैं, उन पर जो तीले को बर काकर बाजू से निकल रहे हैं। अब लेखक कहना चाहता है कि लोग तो क्या करते हैं कि अगर समाज में बुराई फैली हुई है तो उससे बचकर निकलना पसंद करते हैं, लेकिन तुम समाज में फैली हुई बुराइयों को माध्यम बनाकर अपनी कहानियों में और अपनी उपन्यासों में उसका जगह बनाते हो, कहानियां लिखते हो, ताकि समाज उसको पढ़े और समाज में बदलने की प्रक्रिया सम्मिलित हो और लोग बुराई से बचने लगे और बुराई से बचकर आगे निकले और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे सर जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारे व्यंग मुस्कान समझता हूँ। पाठ का अंत होता है। लेखक कहना चाहता है कि दिखावे की प्रवृत्ति पर यहाँ पर पूरा व्यंग कसा गया है कि जो लोग दिखावा पसंद करते हैं उस पर लेखक को अर्थात प्रेमचंद को सख्त नफरत थी। वो केवल अपना सादगीपूर्ण जीवन जीना पसंद करते थे, उन्हें सादगी में रहना ही पसंद था और अपनी कहानियों में शोषित वर्ग को माध्यम बनाकर ही अपनी कहानी और उपन्यास की रचना करते थे। इस तरह से इस पाठ का अंत होता है।